नमस्कार साथियों। आज हम MPPSC प्री डेली जो क्विज चलती है इसके 15वें जो दिन है उसका टेस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित ये टेस्ट था। इसमें हमसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला प्रश्न था कि कोयला क्षेत्र, भारत के कुछ कोयला क्षेत्र का उल्लेख है और बोला कि उनसे संबंधित जो राज्य है वो सुमेलित नहीं है। तो उनमें अलग अलग नाम दिए गए, जैसे उड़ीसा के साथ गिरिडीह नाम दिया गया, पश्चिम बंगाल के साथ रानीगंज, छत्तीसगढ़ के साथ कोरबा और छत्तीसगढ़ के साथ चिरमिरी। तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित है वो है चिरमिरी, छत्तीसगढ़ में है। कोरबा भी छत्तीसगढ़ का है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र है। जबकि जो गिरिडीह कोयला क्षेत्र है, ये गिरिडीह कोयला क्षेत्र आपको कहाँ पे आता है? झारखंड में। झारखंड में गिरिडीह के साथ साथ भी अन्य कोयला क्षेत्र भी है। जैसे अगर हम देखें तो झारखंड में बोकारो कोयला क्षेत्र है, गिरिडीह वहाँ का एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। उसके बाद कलनपुरा वहाँ का एक अन्य कोयला क्षेत्र है ना। इसके बाद डाल्टनगंज भी वहाँ का एक कोयला क्षेत्र है। तो ये सारे के सारे जो कोयला क्षेत्र स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? ये सारे ही कोयला क्षेत्र जो संबंध रखते हैं ये झारखंड से रखते हैं, गिरिडीह के अंतर्गत जो मैंने बताया। तो गिरिडीह यहाँ पे गलत तरीके से दिया गया, ये हमने देखा। इसके बाद अगला कथन यहाँ पे दिया गया था पेट्रोलियम उत्पादन के संदर्भ में। तो बोला भारत का पहला अपतटीय, मतलब जो तट से लगा हुआ जो क्षेत्र था जहाँ पे आपका ये उत्पादन किया जाता था, तो उसके पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता, उसके संदर्भ में हमसे बातें यहाँ पे पूछी गई हैं, है ना। तो क्या था कि भारत का पहला अपतटीय वेधन गुजरात के अलियाबेट नामक जो स्थान है वहाँ पे किया गया है ना। मतलब भारत में अगर अपतटीय देखें तो तट से लगा हुआ पहला आलियाबेट था, बाद में फिर 1975 के आसपास आपके मुंबई हाई में भी खोज होती है। तो ये बात एकदम सही है ना। दूसरा, अंकलेश्वर खंबात के क्षेत्र में स्थित भारत का महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। तो देखिए अंकलेश्वर भी हाँ एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जो खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये दोनों ही कथन हमारे सही तरीके से दिया गया है। पहले अंकलेश्वर वाला जो कुआं था उसका नाम वसुधरा भी रखा गया था, ये हम देखते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या था कि तेल की परिष्करणशाला, यानी कि जहाँ पर तेल का परिष्करण होता है और उनसे संबंधित कुछ राज्य दिए गए, तो बोले वो राज्य सुमेलित है या नहीं है, तो वो आपको बताना था। तो पहला तातीपाका, ये आंध्र प्रदेश में है। अगर बीना देखें तो मध्य प्रदेश में तेल रिफाइनरी है। अगर आपके जो मनाली देखें तो ये कहाँ पे? तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ जो तेल शोधन कारखाना है ये कहाँ पे है? नुमालीगढ़ की परिशोधन कारखाना है, ये असम में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे ये आपका डी ऑप्शन जो था वो आपको क्या दिया गया था? गलत तरीके से दिया गया था। आपका अगला प्रश्न है जनगणना। हमारी जो पिछली जनगणना हुई है वो 2011 के समय हुई है। तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसका क्या थीम था? तो देखिए उसकी थीम जो थी अवर सेंसस अवर फ्यूचर उसकी थीम थी। और उसका शुभंकर जो था वो प्रगणक शिक्षिका थी। उसका शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका उसका शुभंकर हुआ करती थी। तो सही विकल्प जो हुआ वो हमारा बी विकल्प यहाँ पे सही होता है, ये अपन ने देखा। फिर हमारा अगला प्रश्न था जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे कुछ जनसंख्या घनत्व दिया गया और बताना था कि कौन सा जनसंख्या घनत्व यहाँ पे सही तरीके से दिया गया। तो देखिए जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा जो है वो भारत में आपको पता होगा बिहार में है, लगभग 1102 के आसपास। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर आंध्र प्रदेश और फिर हरियाणा। तो जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, यानी कि ये हमने देखा। इसके बाद हमारा क्या आता है कि असत्य कथन बताना था आपको। तो वहाँ पे कुछ परियोजनाओं के नाम दिए, जैसे पोचमपात परियोजना, तो ये कर्नाटक में गोदावरी नदी पर स्थित है। भीमा परियोजना पावना नदी है, पवना नदी जो है महाराष्ट्र में उस पर स्थित है। और रंजीत सागर जो बांध है वो पंजाब में तो स्थित है, लेकिन इसकी जो नदी है वो कौन सी नदी है? रावी नदी है। इसकी जो नदी है वो रावी नदी है, अतः यहाँ पे ये कथन गलत हो जाता है। पंजाब में स्थिति है परंतु रावी नदी पे। तो हमारा गलत कथन कौन सा होता है? सी कथन यहाँ पे हमारा गलत होता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ये अपन ने इसमें देखा। अब फिर इसके बाद अगला आपका जो प्रश्न था वो हम देखेंगे। तो इसमें पूछा गया कि 35वां सूरज कुंड मेला, ये सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, काफ़ी प्रसिद्ध है। सूरज कुंड मेला
प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से आयोजित होता है, लेकिन कोविड के चक्कर में पिछली बार आयोजित नहीं हो पाया था। लास्ट आयोजन 2020 में हुआ था। तो ये सूरजकुंड मेला जो होता है वो प्रतिवर्ष कहाँ पे आयोजित होता है? ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। कहाँ पे? फरीदाबाद हरियाणा में। भी इस बार भी फरीदाबाद हरियाणा में ये आयोजित किया जा रहा है। सही विकल्प जो होगा वो बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। अब आपका अगला प्रश्न पूछा गया था कि DRDO जो है उसने उड़ीसा के तट से दूर एक चांदीपुर जो रेंज है, चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज है, वहाँ पे कोई मिसाइल है उसका 2 बार सफल परीक्षण अभी किया है। अभी रिसेंट में उसने वो किया है। तो देखिए ये जो परीक्षण किया गया रिसेंट में DRDO के द्वारा, ये कहाँ पे किया गया? ये जो किया गया वो मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 परीक्षण किए गए हैं, है ना। पहला परीक्षण था लंबी दूरी के लक्ष्य को रोकना, और दूसरा परीक्षण था कम ऊंचाई वाले कम दूरी के लक्ष्य को, है ना, क्षमता प्रदान करना। उन दोनों के लिए ये किया गया था। यह भी किया गया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण अभी कुछ समय पहले हुआ है। तो सही विकल्प जो होता है वो ए विकल्प यहाँ पे सही होगा। अब फिर आपका अगला प्रश्न था विश्व रंगमंच दिवस, अभी कुछ दिन पहले ही आयोजित किया था। कब आयोजित किया गया? कुछ दिन पहले, तो 28 मार्च। तो ये जो आयोजित किया गया था वो आपके कब? 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को आयोजित होता है, ना कि 28 को। तो यही कथन आपका क्या होगा? गलत होगा। अगर हम देखें तो थिएटर नाटक के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना इसका ऑब्जेक्टिव है, और इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसका प्रारंभ 61 से हुआ। तो नीचे के दोनों ही कथन सही हैं, ऊपर का कथन यहाँ पे गलत दे दिया गया है। ये 28 मार्च ना होकर 27 मार्च को मनाया गया था विश्व रंगमंच दिवस, ये अपन ने देखा। इसके बाद अभी एक भारत के लिए बड़ी खबर थी कि जो फीफा का विश्व कप होने वाला है, फीफा विश्व कप जो होने वाला है 2022 में, इस फीफा विश्व कप की जो आपका क्या है स्पॉन्सरशिप जो होने वाली है, कहाँ पे आयोजित होगा वैसे ये फीफा विश्व कप? तो ये कतर में आयोजित होने वाला है। कतर में आयोजित होने वाला, और भारत की एक एडटेक कंपनी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जिसका नाम है बायजूस। तो बायजूस के द्वारा क्या किया गया है, इसकी स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली गई है। बायजूस इस कंपनी की स्पॉन्सरशिप हासिल करने वाली पहली कंपनी बनी है। ये बात अपन ने यहाँ पे देखा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद, है ना, एक ये संस्था है भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद। तो देखिए इस शिक्षा परिषद जो वानिकी अनुसंधान में एक शीर्ष तंत्र है, और इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1986 में स्थापित हुई थी। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है वो देहरादून में स्थित है। ये वानिकी के संबंध में अनुसंधान, शिक्षा और रिसर्च के जो मामले होते हैं उन सभी में कोऑर्डिनेशन करता है, उन सभी का कार्य देखता है। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या होता है? देहरादून में स्थापित हुआ। इसके बाद हमारा क्या आया? रामसर साइट। तो देखिए रामसर साइट जो है वो रामसर साइट यहाँ पे पूछा गया रुद्र सागर। तो रुद्र सागर रामसर साइट कहाँ पे स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। भारत में वर्तमान में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 98 हो गई है। 2022 में 2 रामसर साइट इसमें नई जुड़ी है, जिसमें खिजाड़िया, जिसका नाम है खिजाड़िया, जो गुजरात का खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात का नया जोड़ा है। और इसके अलावा बखीरा जो अभ्यारण्य है, बखीरा अभ्यारण्य, ये बखीरा अभ्यारण्य कहाँ का? उत्तर प्रदेश। इनको भी रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है। भारत में वर्तमान में संख्या कितनी हो गई? 49 हो गई। अगर रामसर सम्मेलन देखें तो 1971 से रामसर सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। ये बात अपन ने यहाँ पे देखी। ठीक है, ये हमारा हुआ। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि इसमें सर्वप्रथम जो था वो बायोस्फीयर रिजर्व का अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं उसमें संपूर्ण तरीके से, है ना, उसमें संपूर्ण तरीके से वहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं उनका संरक्षण किया जाता है, पौधों का संरक्षण किया जाता है, जैव विविधता का पूरा संरक्षण करते हैं। और पहली बार इस शब्द को जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? एडवर्ड स्वेस के द्वारा ये शब्द दिया गया। ये बात अपन ने देखी। फिर आपका अगला प्रश्न जो आता है वो है अगला प्रश्न था राष्ट्रीय वन नीति 1992, है ना। राष्ट्रीय वन नीति 1992 के अनुसार कौन सा वन संवर्ग नहीं है? तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया। वनों को कौन से 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया? तो उसमें राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन और ग्राम वन के रूप में वो क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। संरक्षित वन जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए आवश्यक है, राष्ट्रीय वन जिनका उपयोग आर्थिक गतिविधियों में किया जा सकता है, और ग्राम वन जो ग्रामीणों की ज़रूरतों को पूरा करे, वो
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार बताया गया है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य तो बाद में आई, 1972 के आसपास राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य की अवधारणा आई, ये अपन ने देखा। फिर हमारा अगला जो कथन था इसमें कि मानसून का विच्छेदन क्या होता है। तो देखिए मानसून का विच्छेदन यह होता है कि मानसून की अवधि के दौरान लगातार बारिश होती है, लेकिन कुछ समय के लिए वर्षा रुक जाती है। जैसे भारत में होता है कि जून से वर्षा प्रारंभ होती है, लेकिन बीच बीच में आपको वर्षा में कुछ ब्रेक आता है, कुछ समय के लिए उसमें रोक लगता है। इस रोक लगने को क्या होता है, रुकने को हम क्या बोलते हैं, मानसून विच्छेदन बोलते हैं। सही विकल्प यहाँ पे सी विकल्प यहाँ पे सही तरीके से होता है। फिर हमने क्या बोला कि मानसून पूर्व फूलों की बौछार, ये मानसून पूर्व वर्षा को फूलों की बौछार कहाँ कहा जाता है। तो देखिए मानसून की पूर्व की जो वर्षा होती है वो केरल और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में, कहाँ पे, केरल और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में कहवा जो होता है उसके फूल पकने में सहायक होती है, इसलिए इसको केरल में क्या कहा जाता है, केरल में जो कहा जाता है वो फूलों की बौछार कहा जाता है। आम्र वर्षा इसको कहा जाता है कर्नाटक में, क्योंकि आम की फसल को पकने में सहायता करती है, तो कर्नाटक में हम इसको क्या बोल देते हैं, आम्र वर्षा बोल देते हैं। और अगर हम असम में देखें, पश्चिम बंगाल में देखें, तो असम और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में इसी को क्या कहा जाता है, काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है, काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। तो हमारा सही विकल्प क्या हुआ, यहाँ पे डी विकल्प हमारा सही होता है। फिर हमने क्या देखा कि असत्य कथन वापस से बताना था। तो देखिए भारतीय विज्ञान संस्थान जो है IISc भारतीय विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे है, बेंगलोर में है, ये बात एकदम सही है यहाँ पे। उसके बाद बताया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, तो देखिए विभाग जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। मौसम के पूर्वानुमान लगाने, है ना, और मौसम से संबंधित कार्यक्रमों को निगरानी करने का ये प्रमुख है, दिल्ली में स्थित है। उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे, पुणे में है। और भारतीय समुद्री सेवा केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। तो सही विकल्प क्या होगा, बी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ये हमने देखा। अब इसके बाद आपको क्या देखते हैं कि ड्रिप सिंचाई जो है, तो ड्रिप सिंचाई की खोज कहाँ की गई। तो देखिए ड्रिप सिंचाई की जो खोज की गई है ये कहाँ पे की गई है, इजराइल में ड्रिप सिंचाई की खोज की गई। ड्रिप सिंचाई से पौधों की जो जड़ें हैं उन तक हम पानी पहुँचाते हैं, पौधों की जड़ों तक पानी पहुँचाने के लिए टपकन मेथड का प्रयोग करते हैं। तो इसकी खोज जो की गई वो इजराइल में की गई है। फिर हमसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कि राज्यों के बीच में, विभिन्न राज्यों के बीच में जो नदियों से संबंधित जल को लेकर विवाद होता है, तो उसके लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। तो देखिए ये अधिनियम आया था वो 1956 में आया, 1956 में आया, जिसमें केंद्र सरकार के अनुरोध पे क्या करते हैं, तो दो राज्यों के विवाद के लिए अधिकरण को सौंपा जा सकता है, ये बात बोली गई है। अधिनियम आया था 1956 के अंतर्गत आया। फिर हमने क्या बोला कि जल को जो शुद्ध करने का, है ना, कौन सा उपाय है जो जल को शुद्धि नहीं करता है। तो देखिए जल को शुद्धि में अगर हम देखें तो क्लोरिनेशन, है ना, उसके बाद हेलोजन टेम्पलेट, आकस्मिक स्थिति में पानी को साफ करने के लिए UV रेडिएशन, है ना, ये सारी जो मेथड है वो किसके है, जल को शुद्धिकरण की है। ये हाइड्रोजनीकरण जो है इसका संबंध जल के शुद्धिकरण से नहीं है। तो हमारा सही विकल्प क्या आता है, सही विकल्प यहाँ पर डी विकल्प आता है। तो ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चन रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।